हादसा, मौत और उसके बाद हुए बवाल भी। सड़क हादसे के बाद आज पटना सुलग गया। हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि सब दहशत में आ गए। भीड़ ने बस के साथ 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पुलिस की 3 गाड़ियों को भी फूंक दिया। गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा, बवाल, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आपको दहशत में डाल देगी। धू धू कर जलती बस, पुलिस के जलते वाहन। ये तस्वीरें हैं पटना सिटी की, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी संप हाउस के पास NH 30 पर बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों को भी फूंक दिया। आक्रोशित लोगों ने कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। सड़क हादसे में मौत के बाद भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने पुलिस की टीम पर भी जमकर पथराव किया। पटना सिटी की सड़कों पर दहशत और खौफ का माहौल नजर आया। आगजनी और हंगामे की सूचना मिलते ही विभिन्न थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस को भीड़ को हटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम, हंगामा, आगजनी की सूचना मिलते ही सिटी SDO और पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। एक आदमी की मौत हो गई थी, उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी सर बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा देते थे। हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ तो उसमें आग लगाया है। एक बस जिस बस को से एक्सीडेंट हुआ था उसको आग के हवाले किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसमें कुछ क्षति हुई है, दूसरी गाड़ी आई। पटना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। बवाल के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी की इन तस्वीरों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर लोगों ने कानून अपने हाथ में कैसे ले लिया? पुलिस हिंसक भीड़ पर काबू पाने में नाकाम क्यों रही? पटना सिटी इतनी देर तक कैसे चलती रही? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं। EOU की टीम ने आज सहरसा के घुसखोर DPO अजीत अमर के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। सहरसा से लेकर सिवान तक EOU के एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। भ्रष्ट DPO पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए। ये आलीशान घर है सहरसा के घुसखोर DPO अजीत अमर का, जहां काली कमाई से करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले भ्रष्ट DPO के ठिकानों पर EOU की टीम ने धावा बोल दिया है। EOU की टीम ने DPO अजीत अमर के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। EOU की टीम ने सहरसा से लेकर सिवान तक DPO के ठिकानों पर रेड डाला। सहरसा में शिक्षा विभाग के DPO अजीत अमर के ठिकानों पर सुबह से ही EOU की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। EOU की टीम नया बाजार स्थित उनके आवास और शिक्षा विभाग के कार्यालय में एक एक कागजात को खंगाला। छपरा में भी अजीत अमर के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची। गंडक कॉलोनी में भ्रष्ट DPO के सरकारी आवास पर रेड किया। EOU की टीम ने घर के दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच भी की। आय से अधिक संपत्ति का काम दर्ज हुआ है। आरोप में कोर्ट के आदेश पर हम लोग उनके आवास की तलाशी लेने आए थे। तलाशी ली गई। अब हम लोग क्या क्या सर पाया गया? नहीं, कुछ कागजात पाया गया है, बाकी विशेष ब्रीफ मुख्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। सुबह से ही बिहार के अलग अलग जिलों में अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने बताया है कि
4 जगहों पर छापेमारी की खबर है। मैं बता दूं कि 62 लाख रुपए से ज़्यादा के आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज हुआ था और उसी सिलसिले में ये छापेमारी चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो आवास है उनका। जब छपरा में वे यहाँ पर डीपीओ थे तब यहाँ रहा करते थे और आर्थिक अपराध की टीम इस आवास के अंदर को खंगाल रही है, तमाम जो साक्ष्य है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। अब सिवान में भी भ्रष्ट डीपीओ अजीत अमर के इस बंगले को जरा देखिए। सिवान के रैनी गांव में ये भ्रष्ट डीपीओ का पैतृक घर है। जब रैनी गांव में ईओयू की टीम छापेमारी करने पहुंची तो घर पर ताला लटका मिला। फिर ईओयू की टीम ने घर की चाबी मंगवाकर घर के अंदर तलाशी अभियान चलाया। अंतर्गत हम लोग 9 सदस्यीय टीम इनके रहना स्थित पुश्तैनी घर 4 नए घर पर छापेमारी किया गया है और इसमें कुछ दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है और इनके यही दस्तावेज अग्रिम अनुसंधान जारी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सहरसा के घुसखोर डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया है कि अजीत अमर ने अपनी आय से करीब 72.35% अधिक संपत्ति बनाई है। इसकी कीमत लगभग 62,20,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सारण में प्रतिनियुक्ति के दौरान अजीत अमर के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। जांच में अजीत अमर और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 32 महीने के दौरान 2,51,00,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन का मामला सामने आया था। जांच में पत्नी के नाम पर करीब 41,50,000 की जमीन एकमा प्रखंड में खरीदी गई। मकान निर्माण में बड़ी रकम खर्च होने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में काम कराने के नाम पर डीपीओ पर 12,50,000 रुपए मांगने की बात भी सामने आई थी। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ छापेमारी चल रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारी बचेंगे नहीं। सहरसा के घुसखोर डीपीओ पर एक्शन के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सबके मन में यही सवाल है कि अब अगला नंबर किसका है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, सारण से संतोष गुप्ता के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भ्रष्ट डीपीओ पर बड़ा खुलासा, ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भ्रष्ट डीपीओ पर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईओयू को इस मामले में बड़ी जानकारी मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि अजीत अमर के 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सिवान में पैतृक जमीन पर भव्य एवं आलीशान निजी मकान मिला है। मकान के निर्माण और साज सज्जा में खर्च का मूल्यांकन अब कराया जाएगा। मकान निर्माण से संबंधित कुल 30 बिल जो है वो भी मिले हैं। अजीत अमर के पैतृक आवास से लगभग 40.05 लाख रुपए के आभूषण मिले हैं। छपरा स्थित सरकारी आवास की तलाशी हुई, जिसमें पत्नी पूजा कुमारी के नाम पर एकमा में जमीन खरीदी गई है। 6 बीघा से ज्यादा जमीन से संबंधित निबंधन दस्तावेज मिले हैं। 27 लाख रुपए के आभूषण की खरीद की रसीद मिली है। अजीत अमर एवं उनकी पत्नी पूजा कुमारी के नाम पर कुल 4 बैंक खाता मिला है। तलाशी के दौरान निवेश से संबंधित कागजात भी ईओयू ने बरामद किए हैं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बांकीपुर में हार के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन 2005 से अब तक 9 चुनाव हार चुका है, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी ने इसे गठबंधन धर्म के प्रतिकूल बताया, तो विरोधी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। बांकीपुर की हार, महागठबंधन में तकरार। एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे, क्या प्रॉब्लम है? लीडरशिप पर आरजेडी कांग्रेस में वार पलटवार। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के द्वारा दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।
पहले पार्टी में अंतर्कलह हुआ, जिसका हल अभी निकला भी नहीं। इससे पहले गठबंधन के सहयोगी भी अब लीडरशिप की दावेदारी करने लगे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2005 से महागठबंधन 9 चुनाव हार चुका है और इसके लिए उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है? जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों का लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है, सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लुट चुका है। ऐसे में नए सिरे से गठबंधन बनाने की जरूरत है और कांग्रेस को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर को भी साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान से बिहार की सियासत सुलझ गई। आरजेडी ने कांग्रेस पर गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। अगर गठबंधन के अंदर कोई बातें हैं तो गठबंधन के बैठक में ये बातें रखी जा सकती है और गठबंधन के तकाजा के अंतर्गत इस तरह का वक्तव्य जो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, एनडीए सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, उसको आप इस तरह के वक्तव्यों से कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच छिड़ी इस बहस पर निशाना साधने में एनडीए नेताओं ने देरी नहीं की। अगर कोई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आई होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। महागठबंधन एक अवसरवादियों का समूह है, उसे बिहार की तरक्की से कोई मतलब नहीं। वास्तविकता यह है कि न कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता है, न आरजेडी के लाल में बबुआ में नेतृत्व की क्षमता है। दोनों बेकार दल है, इसलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। बांकीपुर की हार के बाद महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल अब खुली सियासी बहस का रूप ले चुके हैं। ऐसे में बिहार की विपक्षी राजनीति में यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच आपको नवादा से बड़ी खबर बताते हैं। बिजली करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां देखिए करंट लगने से मां और बेटी की मौत हो गई है। बिजली का झूलता तार मौत का कारण बना है, जिसमें बताया जा रहा है कि घर के बाहर ही ये खेल रही थी और तभी हादसा हुआ है। 3 साल की बेटी थी और बेटी को बचाने के दौरान मां भी करंट की चपेट में आ गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। परना डाबर थाना क्षेत्र के परना डाबर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो नवादा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, करंट लगने से मां और बेटी की मौत हो गई है। बेगूसराय का मॉडल सदर अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस हाईटेक अस्पताल में इंसानियत शर्मसार होती हुई दिखी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बेगूसराय सदर अस्पताल की है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में एक महिला का शव घंटों खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगता रहा। परिजन अस्पताल, बलिया थाना और नगर थाना के बीच भटकते रहे, लेकिन किसी ने शव को सुरक्षित रखने तक की जिम्मेदारी नहीं निभाई। दरअसल बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया वार्ड नंबर 10 की रहने वाली सुशीला देवी 13 जुलाई को सड़क हादसे में घायल हो गई थी। इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन मंगलवार की रात उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के कहने पर वो पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस रिपोर्ट नहीं होने का हवाला देकर शव लेने से इनकार कर दिया। इमरजेंसी में गए, कल के थाना पर जाइए, और थाना पर बैठल करिए कि नहीं है, जब करेगी सर नहीं है जाएगी तो हमको लिख के दो,
कल कहे नहीं हम लिख के देगी, हम फोन कर दिए तो जाइए पल्लवी में हम छोड़ा। अब पल्लवी में हम छूट गए, कल का की से यहाँ पर कहाँ है लिखल, सबको आया सब पोस्टमार्टम करा दिए, कहाँ है लिखल पुर्जा सब रोहेरा। कल का की जाओ वहाँ कहो कि लाश के लेकर कहाँ बारिश में जाएगी, वहाँ धरो। हद तो ये है कि अपनों के खोने का गम कम करने के बजाय सिस्टम ने दर्द को बढ़ा दिया। बेबस परेशान परिजन एक थाना से दूसरे थाना भटकते रहे। 15 घंटे इंतजार करने के बाद पोस्टमार्टम की पर्ची मिली, वो भी अधिकारियों को शिकायत की बात कहने के बाद, और तब कहीं जाकर शव का पोस्टमार्टम हो पाया। इमरजेंसी में गए, वो कुछ नहीं बोले, हम लोग को कागज उगज कुछ नहीं दिए। फिर क्या बोले कि आप लोग बलिया थाना आ जाइए। बलिया थाना वाला बोला आए, हम फोन कर दिए आपको थाना बेगूसराय थाना वाला बोला हमको कुछ नहीं आया है खबर आप लोग का। उसके बाद जाकर हम सब लेडीज, 2 लेडीज थे सर, 3 लेडीज थे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ अभी चिल्लम चिल्ली जब की है तब जाके बोलता है कि ठीक है लाश को हम रख लेते, वो भी हम लोग जब बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगे तब। तो वहीं सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर अखिलेश कुमार ने अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से इनकार किया। उनका कहना है कि पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की औपचारिक अनुमति मिलने के बाद ही नियम के अनुसार पोस्टमार्टम किया जाता है। अस्पताल को जैसे ही आवश्यक दस्तावेज मिले, तत्काल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। हमारा विभाग तो अटेंटिव है, बार बार हम लोग अपने जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी हैं सब लोगों को वार्न करते रहते हैं कि आप अपना ड्यूटी में ढिलाई ना करें, जो भी आए उसको तुरंत तत्क्षण उसको डिस्पोज करें। और इन लोगों ने वैसा ही किया जो डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू देने से पता चलता है। अब ये ओडी सिर्फ रात में 8 बजे गया, सुबह 8 बजे के बाद क्यों उसका इंक्वेस्ट बन के आया पोस्टमार्टम के लिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पुलिस पर विभाग की बात। बेगूसराय की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों? घंटों शव खुले में क्यों पड़ा रहा? शव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? देरी के लिए पुलिस जिम्मेदार या अस्पताल प्रशासन? फिलहाल इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है और अब देखना होगा कि जिम्मेदार क्या जवाब देते हैं, और देते भी हैं तो कब तक। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल में छापेमारी की खबर है। हॉस्टल में मिली है विदेशी शराब की बड़ी खेप। उत्पाद विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर विदेशी शराब जब्त की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल में छापेमारी की गई। हॉस्टल में विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली है और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। सैकड़ों लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल से सैकड़ों लीटर शराब बरामद होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। छापेमारी की गई बीएन कॉलेज के हॉस्टल में और वहां से शराब की खेप मिली है। उत्पाद विभाग की टीम ने सैकड़ों लीटर विदेशी शराब जब्त की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में देखें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्पाद विभाग की टीम आज पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल में छापेमारी करने पहुंचती है और हॉस्टल के अंदर से विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद ये शराब कैसे पहुंच रही है, और वो भी राजधानी पटना में जहां छात्रों के हॉस्टल में ये शराब मिली है। यानी छात्रों के पास ये शराब की सप्लाई कैसे हो रही है, कौन इसके पीछे, कौन कौन लोग हैं जो शामिल हैं, क्या ये पूरा नेटवर्क है जो चल रहा है, तो इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या खबर? और सबसे बड़ा सवाल तो यही, राजधानी पटना में ये शराब की खेप पहुंची कैसे हॉस्टल के अंदर? जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी में शराबबंदी के सरकार के दावे और हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल में शराब मिलना, ये एक बड़ा सवाल है। शराबबंदी की मुहिम को यह मुंह चुढ़ाता हुआ एक बड़ा सवाल है कि हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में शराब कैसे पहुंच गया। और उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी
शराब की एक बड़ी खेप है। हालांकि अभी उसका उत्पाद विभाग के आकलन किया जा रहा है कि कितनी मात्रा में शराब है और कौन इसे यहाँ पर लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, ये तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि हॉस्टल में शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से आती है और पुलिस को पता नहीं चलता है। जी, अभी क्या कार्रवाई की गई है धर्मेंद्र? क्या किसी से पूछताछ भी की जा रही है? तमाम जो शराब बरामद हुए हैं, तमाम शराबों को जब्त किया गया है और जो उत्पाद विभाग की टीम है वो लगातार तमाम पहलुओं की जांच कर रही है कि शराब को वहां किस स्थिति से पहुंचाया गया, किसने पहुंचाया, ये तमाम जांच का विषय है और पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बड़ी खबर आपको गया जिससे बताते हैं, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड स्थित मोती मणि अपार्टमेंट में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 15 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 22 बैंक कार्ड और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते थे और ऐप के जरिए रिमोट एक्सेस लेकर बैंक खातों से ठगी करते थे। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए गए हैं। सभी को पुलिस के द्वारा वहाँ पे जो भी हमारे रेडिंग पार्टी गई थी उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, पकड़ी, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे इक्विपमेंट को चेक किया गया तो इसमें कई सारे संदिग्ध वस्तुएं मिले और प्रथम जो स्टेज इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। इनके पास से लगभग 15 मोबाइल फ़ोन, 6 लैपटॉप, 22 ATM कार्ड और उसके अलावा लैपटॉप चार्जर इत्यादि ये सब मिला। 9500 रुपया के आसपास में कैश भी मिला है। नेपाल में हो रही बारिश का असर अब बिहार में देखा जा रहा है, जिससे सहरसा में कोसी नदी की जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नौहट्टा प्रखंड में कोसी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोसी के तेज बहाव से दर्जनों गांव को जोड़ने वाली 17 नंबर सड़क का संपर्क टूट गया, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने और आवागमन बहाल करने की मांग की है। प्रखंड के 70 पंचायत के बिरजावन गांव में जहां की संपर्क पथ जो है वो 17 नंबर जो स्टेट हाईवे है उससे जो है टूट गया है, जो महुआ चाही की ओर जाता है। आप देख सकते हैं ये सड़क जो है महुआ चाहे जाने वाली सड़क है, जो 17 नंबर जो स्टेट हाईवे है जिससे जो जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है वहाँ का संपर्क जो है टूट गया है। दर्जनों भर गाँव जो है का संपर्क जो है 17 नंबर रोड जो जिससे लोग जो है जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाते हैं। ये तो 1 महीना पूर्व से बने हुए हैं, यहाँ कोई सरकार देखने वाला नहीं है। हम लोगों को कोसी बांध में दे दिया है और यहाँ हम लोगों का कोई देखने वाला नहीं है, कोई सरकार देखने वाला नहीं है। परेशानी हो रहा है सड़क टूटने का बाद में यहाँ तो 50 वो घर अभी तुरंत लेपित हो गया है। वो आ करके अभी देख ले जो 50 घर समाप्त हो गया। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि पूर्व में 1 महीना पहले मैंने 1/6/2026 को मैंने सामूहिक आवेदन दिया था और रोड बाधित हो जाएगा, यातायात भंग हो जाएगा। तो आयुक्त महोदय ने डीएम को आदेश किया, डीएम ने विभाग को आदेश किया, किसको? ग्रामीण कार्य विभाग को। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव से हम मिले। एग्जीक्यूटिव साहब कहे कि मेरे पास क्या कहते हैं कि ये फंड नहीं है और तकरीबन जो है दर्जनों गांव का संपर्क जो है इस 17 नंबर रोड से जो जिला मुख्यालय को जोड़ता है उससे टूट गया है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव।
और अब खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां ज्ञान भवन में संत रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बनारस की संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी को बिहार के सभी जिलों और पंचायतों के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा और विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 अगस्त तक शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। साथ ही रामधारी सिंह दिनकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जुबा सहनी के नाम पर नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सावित्रीबाई फूले के, माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर भी बिहार के सभी जिले में हमारी जो दलित बहनें थी, उनको गांव से बाहर निकलकर जाने में दिक्कत होता था। उनके शिक्षक पाठन के काम में दिक्कत होती थी। तो अब हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि सभी जिले में हम लोग सावित्रीबाई फूले आवासीय छात्रावास के साथ सभी जगह विद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है सर। और अब खबर पटना से है, जहां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक खादी मॉल पहुंचे और खादी उत्पादों की खरीदारी की है। इस दौरान सीएम ने वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा दिया और इस दौरान उन्होंने हस्तकरघा से जुड़े कारीगरों और खादी मॉल के कर्मचारियों से बातचीत की। उनकी आय, रोजगार और उत्पादों की बिक्री की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने खादी के कई कपड़े खरीदे और खुद अपने मोबाइल फोन से यूपीआई के जरिए भुगतान किया। उन्होंने बेऊर जेल में बंद कैदियों के तैयार किए गए उत्पादों का भी अवलोकन किया। संत गुरु रविदास महाराज की, संत गुरु रविदास महाराज। अचानक खादी मॉल पहुंचे और उन्होंने यहां पर खरीदारी भी की और खास तौर पर कई कपड़ों को उन्होंने देखा। और पूरे खादी मॉल के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले यहाँ लोग हैं, उन लोगों से भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बातचीत की और खुद से पेमेंट भी किया। और ख़ास तौर पर ये पहल है कहीं न कहीं खादी को बढ़ावा देने के लिए, और जिस तरीके से बिहार में लगातार खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है और खादी मॉल में जैसे बढ़ चढ़ करके लोग और ज़्यादा खरीदारी करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री की एक विशेष पहल है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं खादी मॉल में अचानक से और ख़रीदारी करते हैं और खुद से पेमेंट भी करते हैं। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री आए यहाँ पर, क्या क्या खरीदा उन्होंने? और आज बहुत ही शॉर्ट टर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ और उन्होंने आकर के विजिट भी किया और उन्होंने अपनी खरीदारी की, स्वेच्छा से उन्होंने खरीदारी की है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने डिजिटल पेमेंट भी किया है, उसके लिए जो उनको पसंद आया है उन्होंने खरीदारी की। कई कपड़ों को उन्होंने देखा, खरीदारी की और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों से बातचीत की, उनके आय को लेकर के तमाम चीज़ों से रूबरू हुआ। हाँ जी, जितने भी हैंडलूम सेक्शन से और अभी जो मधुबनी पेंटिंग जो कर रही हैं कलाकार हैं, उनके बारे में उनसे पूछा आज कितने प्रोडक्ट आप बनाती हैं, क्या उसके बारे में उनको क्या आर्थिक रूप से उनकी मदद मिली है, ये सब सारी जानकारी उनके द्वारा ली गई है। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री अचानक हैंडलूम डे के अवसर पर यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर खरीदारी करते हैं और खुद यूपीआई से पेमेंट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में और देश में खादी को बढ़ावा मिले, इस तरीके के प्रयास सरकार की तरफ से लगातार किए जाते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खादी मॉल पहुंचे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को अपने काम के बारे में जानकारी दी और उनसे महत्वपूर्ण टिप्स भी लिए हैं। जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात की है।